नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो स्वागत करता हूं मैं एक और नए व्लॉग में। आज हम आए हैं दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग बहुत ही प्यारा और सुंदर शहर है। तो आज हम दार्जिलिंग की साइट सीइंग करेंगे। तो आज सबसे पहले ये पहला पड़ाव है पीस पगोड़ा। तो चलिए चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बुद्धा टेम्पल पीस पगोड़ा। तो इसके चारों ओर की ब्यूटी एक बार आप देखिए। सामने बर्फ के पहाड़। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है बौद्ध मंदिर। तो चलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था, इसके खुलने का जो समय है वो है सुबह 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक, 4:30 बजे से 6 बजे तक सुबह, और 4:30 बजे से 6:30 बजे शाम को यहाँ पर प्रार्थना होती है। तो ये है बौद्ध मंदिर पीस पगोड़ा में। तो इस पीस पगोड़ा के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इस मंदिर से बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर है। यहाँ जाकर जो मन को शांति मिलती है वो एक अलग ही लेवल की है। तो कृपा करके यहाँ किसी चीज़ को ना छुएं, क्योंकि ये एक रिलीजियस टेम्पल है। तो ये है वो बौद्ध मंदिर। तो आप यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सभी का भला करे। तो आप मंदिर के दर्शन कीजिए और आगे फिर बात करते हैं पीस पगोड़ा की। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दार्जिलिंग के टॉप 10 मोस्ट विजिटेड प्लेस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। और सबसे पहला नंबर आता है पीस पगोड़ा का। ये सामने जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा है ये। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका फाउंडेशन स्टोन था रखा गया था, वो रखा गया था 3 नवंबर 1972 को, और ये बनकर तैयार हुआ था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1992 को। तो इसके बारे में अगर बात करें, ये जापानी एक बौद्ध भिक्षु थे, निकी रुतुसु फूजी के देख में इसका निर्माण हुआ था। और वो महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी सहयोगी थे, जिन्होंने 1945 में हुआ जनसंहार हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम का हमला हुआ था, जिसमें बहुत सी जानें गई थी, जो त्रासदी हुई थी, वो बड़ी करीब से देखा था। तो उनका मानना था कि पूरे वर्ल्ड में शांति रहनी चाहिए, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये जो शांति स्तूप है ये लगभग 70 है पूरे वर्ल्ड में, और ये 70 में से एक ये भी है। ये जो पीछे 3 जन थे ये मेरे दोस्त थे। इनमें से एक का नाम है राजीव, दूसरे का नाम है करमवीर और तीसरे का नाम है अंकुर। तो ये मेरे सहयोगी थे, ये मेरा ग्रुप था, जो हम चारों यहाँ शांति स्तूप पर घूमने आए हुए हैं। तो चलिए आगे और बात करते हैं इसकी। तो इसको बनने में लगभग 36 महीने लगे थे। ये 36 महीने में बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन तो 72 में रखा गया था, लेकिन इसको बनते 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 ये 1992 में इसका उद्घाटन हुआ। तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आप देखना चाहते हैं तो ये सामने जो स्टोन लगे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से पढ़िए, इसके बारे में आपको और जानकारी भी मिलेगी।
तो चलिए आगे आपको शांति स्तूप पर ऊपर लेके चलता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बुद्ध की 4 चमकदार प्रतिमाएं, जिन पर सोने की पॉलिश की गई है इन मूर्तियों पर। और इसके अलावा मंदिर की दीवारों में 8 बलुआ पत्थर की नक्काशी की गई है, जो गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न यानी कि अलग अलग जो है उनके जीवन के अलग अलग चरण दिखाती है। और वो भी कैसे, कहानियों के जरिए। क्योंकि भाई गौतम बुद्ध जो कि सबको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और उनका जीवन कैसा रहा ये इन मूर्तियों में जो कहानियाँ दर्शाई गई है उनके जरिए दिखाया गया है। तो ये जो मंदिर है ये 2 मंजिल का है, और जो इसमें एक पारंपरिक जापानी शैली की वास्तुशिल्प डिज़ाइन को दर्शाता है। यानी कि इसको जापानी मंदिर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी जितनी भी जो वास्तुशिल्प है, जो डिज़ाइंस है इसका, वो जापान से प्रेरित है। और आपको बता दें कि इसको जो बनाया था, जिसकी देख रेख में जिसका डिज़ाइन जिसने किया था वो थे एम ओखा, जो एक जापानी डिज़ाइनर थे। उन्होंने इसको बनाया गया था। और जो फ्यूजी जो गुरुजी थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और उनकी देख रेख में इसको बनाया गया था। तो ये आप सामने ये मूर्तियाँ देख पा रहे हैं, इनसे ये दर्शा रही हैं कि बुद्ध का जो जीवन था वो कैसा था, उन्होंने किस तरह से जो है अपने धर्म को आगे बढ़ाया, वो क्या दर्शाना चाहते थे इनके जरिए। तो आप देखिए ये मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, और अपने आप देखेंगे तो अपने आप में ही ये आपको लगेगा कि हाँ ये हमें एक कहानी बता रही हैं कि भगवान बुद्ध कैसा जीवन जीते थे, और उस समय पर कैसा जो वस्तु विनिमय था, या फिर जो इसके जैसे ये ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे, या और भी जो थे वो कैसे थे। ये जो 4 प्रतिमाएं आप यहाँ पर भगवान बुद्ध की देखेंगे, ये चारों अवतार हैं भगवान बुद्ध के। ये दर्शाते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया था। अगर बात करें इस शांति स्तूप की दूरी की दार्जिलिंग शहर से, तो ये मात्र 10 मिनट की दूरी पर है दार्जिलिंग सिटी से। पीस पगोड़ा, अगर हम बात करें पगोड़ा की, तो इसका अर्थ है द क्योर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पीस, यानी कि आत्मा की शुद्धि और संसार में शांति। द क्योर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पीस, तो यही होना चाहिए इस संसार में, कहीं पर भी इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि संसार में हर जगह पर शांति होनी चाहिए। ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप भी मेरे साथ इसके दर्शन कीजिए, और चलते हैं अगली तरफ अपने सेकंड जो हमारा साइट सीइंग है। एक बात और बतानी मैं भूल गया इसमें, यदि आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ की जो सुंदरता है वो आपका मन मोह लेगी। और यहाँ से कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ये हम चल पड़े हैं अगले पड़ाव की तरफ, और ये है टॉय ट्रेन का ट्रैक, ये दार्जिलिंग सिटी से होता हुआ। तो आप भी बने रहिए, और चलिए अगले पड़ाव की तरफ। हम आ पहुँचे हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। इसका नाम है बताशिया लूप और युद्ध स्मारक। इसमें ये देखिए, ये सामने वार मेमोरियल बताशिया। इसमें अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपए की टिकट प्रति व्यक्ति की तरफ से खरीदनी पड़ेगी। और ये सामने है आपका बताशिया लूप, और बीचों बीच है इसके वार मेमोरियल युद्ध स्मारक।
तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसको जो ये अपना वार मेमोरियल है, इसको बनाया गया था जिला सैनिक बोर्ड द्वारा 22 मार्च 1991 में। और इसका जो निर्माण था वो आज़ादी से पहले स्वतंत्रता और अलग अलग लड़ाइयों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर टॉय ट्रेन की हेयर पिन टर्न लेती है। यहाँ से भी कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ हैं उनका बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। साथ में एक बात और है, यहाँ पर एक छोटा सा बाजार भी लगता है। यदि आप चाहें तो यहाँ से कुछ अच्छी स्थानीय चीज़ें खरीद सकते हैं। और एक आध बात और बताऊंगा मैं आपको कि देखिए ये जिसके बारे में, ये छोटा सा बाजार जो मैं आपको बता रहा था, ये हाँ, इस ट्रैक के चारों ओर जो है छोटा सा बाजार आपका लगा होगा और आप यहाँ से स्थानीय चीज़ें ले सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर कैमरा ले जाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको बाद में पछतावा ये ज़रूर होगा कि मैं यहाँ पे कैमरा क्यों नहीं लाया। क्योंकि यहाँ का जो सुंदरता है चारों तरफ की, वो देख के ही बनती है। तो यहाँ पर आप अपना कैमरा ज़रूर लेके जाएं, फ़ोटो खींचें। आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग, वो पीछे शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो, और ये है युद्ध स्मारक। तो चलिए आपको इसका एक राउंड लगवाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये युद्ध स्मारक कैसा है। ये जो युद्ध स्मारक है इसे हम गोरखा वार मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से दार्जिलिंग शहर की दूरी 5 किलोमीटर है। लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा पड़ाव, तो इसका आनंद लीजिए। वो सामने दिखाई दे रहा है आपको, आई लव दार्जिलिंग। तो मोस्ट ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ इस वार मेमोरियल के साथ और वो जो लिखा हुआ आई लव दार्जिलिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हैं। तो ये है हमारा युद्ध स्मारक जो बनाया गया था 22 मार्च 1991 में। ये बनाया गया था हमारे सैनिक बोर्ड द्वारा, जो यहाँ का जो जिला सैनिक बोर्ड है। और ये उन सभी सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे जो अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए थे। तो हम भी नमन करते हैं हमारे सैनिकों को, चाहे वो आज़ादी से पहले हों चाहे वो आज़ादी के बाद के हों। तो मैं आपको चारों तरफ इसके राउंड मिलवाता हूँ और आप भी यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। और मैं आपको मिलूँगा तीसरे पड़ाव पर, तब तक आप एंजॉय कीजिए अपने इस सेकंड पड़ाव का। ये मैं हूँ और ये है मेरे दोस्त श्रीमान करमवीर जी, जो वार मेमोरियल पर फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो ये है वार मेमोरियल, ये है सामने आई लव दार्जिलिंग का स्मारक। और इस पर जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी, मेरे समेत ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर अपनी सेल्फी जरूर लेते हैं और दार्जिलिंग की एक
मीठी यादगार यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये सेकंड पड़ाव है अपना, और आगे हम चलेंगे तीसरे पड़ाव की तरफ। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने जो आज टैक्सी की थी वो 2500 रुपये में हुई थी। दिखाने तो ज़्यादा पॉइंट थे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो बंद थे, तो इसीलिए इसमें आज केवल 4 ही पॉइंट जो है दिखाए गए हैं। 4 ही पॉइंट्स की इसमें वीडियो होगी, बाकी मैं आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए दिखाऊंगा कि आप उनमें और क्या क्या दार्जिलिंग में देख सकते हैं अगर कोरोना काल नहीं है तो। ये देखिए, ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। और यदि आप यहाँ के रास्तों का नज़ारा लें तो बहुत ही मनमोहक, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता। अगर आप चाहें तो एक दिन में एक ही पॉइंट अगर आप कवर भी करना चाहें तो भी आपका टाइम इतने अच्छे से पास होगा कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप कहीं पे यहाँ पे बोर हुए हैं। यहाँ चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, हरियाली है। तो मैं कहूँगा कि दार्जिलिंग एक बहुत ही अच्छा शहर है और इसमें बहुत सी चीज़ें देखने लायक है। तो आगे हम तीसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तीसरा पड़ाव है हमारा ऑरेंज वैली टी एस्टेट। तो बीच के इस सुंदर रास्ते का आप जो है नज़ारा लीजिए, और आगे मैं मिलता हूँ आपको तीसरे पड़ाव पर। तो अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, बंगारिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑरेंज वैली टी एस्टेट में। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जो ये आपने को सामने जो ये कियोस्क दिखाई दे रही थी, इस पर इसी टी एस्टेट की चाय मिलती है विदाउट मिल्क। तो आप चाहें तो चाय ज़रूर ट्राई करें, चाय काफ़ी अच्छी है, टेस्टी है। और ये सामने आपको दिखाई दे रही है पूरी ऑरेंज वैली। ये जो नीचे की तरफ टूरिस्ट जितने भी जा रहे हैं, ये अपना यहाँ पर फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पर भी आप अपना कैमरा ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपना कैमरा ले जाना भूल गए तो आप दार्जिलिंग की सुंदरता को मिस कर देंगे, और यही दार्जिलिंग की मीठी यादें आपके साथ सदैव रहेंगी पिक्चर्स के रूप में। तो इस रोड के दोनों साइड में ये ऑरेंज टी एस्टेट है। ये देखिए, दूर दूर तक ये वैली फैली हुई है, और इस वैली का नाम है ऑरेंज वैली टी एस्टेट। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। दार्जिलिंग में आपको चाय 200 रुपये किलो से लेके 2 लाख रुपए किलो तक चाय आपको यहाँ आसानी से मिल सकती है। तो आपको अपनी मर्जी से चूज़ करना है कि आप 200 रुपये किलो वाली पीना चाहते हैं या 2 लाख रुपए किलो तक की। तो चलिए और आपको आगे और दिखाता हूँ टी एस्टेट। ये देखिए, टूरिस्ट आनंद उठाते हुए यहाँ की सुंदरता का। अभी हम खड़े हैं टी एस्टेट में दार्जिलिंग में। हमारे यहाँ चारों तरफ चाय के बागान हैं, और ये दार्जिलिंग साइट सीइंग का थर्ड स्टेप है। हम आपको यहाँ पूरे साइट सीइंग नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कोरोना टाइम है, तो कुछ पॉइंट्स
गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। जैसे आज थर्सडे है तो जू भी बंद है। जू तो कल खुल जाएगा, लेकिन मैं कल हम नहीं होंगे यहाँ पे। और जैसे रोप वे बंद है मेंटेनेंस के कारण। दार्जिलिंग सिटी से ऑरेंज वैली टी स्टेट की जो दूरी है वो लगभग 15.5 किलोमीटर है। और यदि आप मेन सिटी से यहाँ पहुँचते हैं तो आपको 1 घंटा यहाँ पर आने में लग जाएगा। तो यदि आप जो है मेन सिटी से भी आते हैं तो 1 घंटे में आप आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। और यदि आप जो है डे टूर यानी कि आप सभी पॉइंट्स को देखने के लिए कोई टैक्सी करते हैं तो आपको ये 2000 से 3000 के बीच में आसानी से मिल जाएगी। 2000 में आपको छोटी जो 4 जन के लिए जो गाड़ी होती है, आल्टो और ये सेंट्रो वगैरह जो होती है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपको 2500 से 3000 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी, जो कि आपको फुल डे टूर करवाएगी। अगर कोरोना काल है तो पॉइंट्स कम हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। और यदि जो है कोरोना काल अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो ख़त्म हो रहा है तो आपको उसमें पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो मैं आगे आपको मिलता हूँ चौथे पॉइंट पर, द रॉक गार्डन। तो अब हम पहुंच गए हैं रॉक गार्डन दार्जिलिंग। मेन सिटी से रॉक गार्डन की दूरी है 6.5 किलोमीटर की, जो कि पूरी की जाती है 25 मिनट में। यदि आप जैसे आप टी स्टेट से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ तक आने में भी आपको मात्र 10 से 12 मिनट लगेंगे, अगर आपने पूरा एक रूट बना रखा है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है यही है रॉक गार्डन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बारबोटी रॉक गार्डन। ये चन्नू समर फॉल और गंगा माया पार्क, ये सभी यहाँ देखने लायक है। दार्जिलिंग में एक और रॉक गार्डन है जिसका नाम सर जॉन एंडरसन रॉक गार्डन है। तो यहाँ पर भी इस रॉक गार्डन में भी टूरिस्ट के लिए एंट्री फी है जो कि 20 रुपये की है। तो ये है चन्नू समरफॉल। तो चलिए आगे आपको इस रॉक गार्डन पर ले चलते हैं। ये पूरा एक पहाड़ी पर बना हुआ एक बगीचा है
और इसका जो रास्ता बनाया गया है वो बहुत ही आसान तरीके से आराम से बनाया गया है और स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, ताकि आप थोड़ा सा चढ़ें और फिर रुक जाएं, ताकि आपको ये देखिए सामने बिल्कुल थोड़ा सा स्लोप है, आप इस पर बिल्कुल नहीं थकेंगे और इसके टॉप तक आप आसानी से जा सकते हैं। ये ऊपर से लिया गया फोटो है। तो धीरे धीरे हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रॉक गार्डन आज का जो हमारा डे टूर था इसका आखिरी पड़ाव है और हमारे इस दिन का चौथा पड़ाव है रॉक गार्डन। तो इसके बाद बाकी मैं आपको पिक्चर्स के जो जरिए ये बताऊंगा कि आप इसके अलावा दार्जिलिंग में और क्या क्या देख सकते हैं, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यदि आप यहाँ रॉक गार्डन में आते हैं तो आपका 2 या 3 घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप घूमते घूमते इस रॉक गार्डन के टॉप पर पहुंच जाएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। मैं ये आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि आप दार्जिलिंग जाते हैं तो रॉक गार्डन जरूर जाएं, क्योंकि जब आप इसके सबसे ऊपर जाकर आप रिलैक्स होकर बैठते हो अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ यही है ज़िंदगी। यदि आप दार्जिलिंग घूमने आए तो रॉक गार्डन जरूर जाएं। ये मुझसे आगे मेरे मित्र चल रहे हैं मिस्टर करमवीर, और हम आपको धीरे धीरे आगे इसमें ले जा रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये वीडियो हमारी नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हम 2 दिन गैंगटॉक में थे और 2 दिन दार्जिलिंग में थे। तो 2 दिन में से 1 दिन मॉल रोड का मैंने पहले आपको इससे पहले वीडियो दिखाया था, और आज का जो दिन था हमारा पूरा डे टूर में इन टॉप प्लेसेस को विजिट करने में चला गया। तो आगे इससे आगे एक नई सीरीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। यदि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस आएँ तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ये जो वाटरफॉल है ये बहुत ही सुंदर है, और दार्जिलिंग में मोस्टली जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो रॉक गार्डन जरूर आते हैं, तो आप भी रॉक गार्डन को मिस ना करें। तो ये जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया, वो सामने मेरे 3 फ्रेंड्स बैठे हुए, ये हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप था।
ये देखिए, ये है टॉप से इस रॉक गार्डन का नज़ारा। चारों तरफ सुंदरता और ऊपर तरफ एक हट बनी हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में इतना ही। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का आखिरी वीडियो है दोस्तों। यदि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक नई सीरीज़ आप लोगों का इंतज़ार कर रही है जो कि अगले हफ्ते ही आ जाएगी। और मैं धीरेन्द्र डबास आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये हैं बाकी के वे डेस्टिनेशंस या वे विजिटिंग पॉइंट्स जहां आप जरूर जाएं यदि आप दार्जिलिंग जाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई सीरीज़ में नए जोश के साथ। और आप लोगों के सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और मेरे वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।